नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। मैं आपको स्वागत करता हूं आज के 7 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो आज छपा है वो है द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो रिजर्वेशन की जो बात हो रही है एक्चुअली में देखिए इस आर्टिकल को लिखा किसने है। इस आर्टिकल को लिखा सतीश पांडे जी ने, देश पांडे जी ने। ये सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस आर्टिकल को लिख रखा है और रिजर्वेशन की बात कर रखी है। अभी रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जहां पे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बहुत इस प्रकार की बातें होने लगती हैं। आपको मैं एक राय दूंगा, कभी भी अपने आंसर्स में रिजर्वेशन के बारे में कुछ मत लिखिए, ना फेवर में ना अपोज में। आप नहीं जानते कि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप रिजर्वेशन में लिख सकते हो एक न्यूट्रल माइंडसेट, बट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपका न्यूट्रल पर्सपेक्टिव किसी और दूसरे कैटेगरी के लिए थोड़ा ऑफेंसिव हो जाए। तो आई विल अवॉइड दिस आर्टिकल और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने पेपर लिख रहे हो तो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ भी मत लिखिए। और इस आर्टिकल में एक्चुअली में कोई नॉर्मल एक्ट या कोई बहुत इंपॉर्टेंट नियम कानून भी नहीं बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये मैं कहूंगा आज का बेस्ट आर्टिकल है। इंडिया अपने नियर नेबरहुड में मैरीटाइम फील्ड में अपनी काबिलियत को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये आर्टिकल डेफिनेटली बहुत काम का है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द परस्यूट ऑफ एसेंज। जूलियन एसेंज विकीलीक्स के फाउंडर, इनके पीछे अमेरिका हाथ धो के पड़ गया है। और आप समझ सकते हैं कि जिस एक पर्सन के पीछे यूएसए हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो भाई उस पर्सन का क्या ही होगा। अभी के लिए जूलियन एसेंज यूके में है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जूलियन असेंज को यूके से निकाल के यूएसए लेके जाया जाए। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग बाय अकॉर्ड। यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। 3 जज की बेंच बैठी थी, 2 जज ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, 1 जज ने नहीं दिया है, डिसेंट किया है। वो एक जज ने जो डिसेंट किया है वो किस बेसिस पे डिसेंट किया है और ओवरऑल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अपोजिशन क्यों किया जा रहा, अपोज क्यों किया जा रहा, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट, इस आर्टिकल में सोशल इंटरेक्शंस और प्रेजुडिसेस के बारे में लिखा है। खास बात यह कि आशा वेणुगोपालन जी जो कि पीएचडी स्टूडेंट हैं स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस आर्टिकल लिखा है। कुछ खास इन्होंने लिख नहीं रखा। हिंदू और मुस्लिम्स में जो प्रेजुडिसेस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, काम का नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे स्किप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है अमर अली साहब ने। आमिर अली साहब सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज पढ़ाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। द क्वैगमार दैट इज ब्रेक्सिट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए ब्रेक्सिट हो गया 31 दिसंबर 2020 को, ब्रिटेन यूके के बाहर निकल गया। जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और बहुत लंबे समय से ब्रेक्सिट एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के आया यूके में। बट कहीं ना कहीं आमिर अली साहब ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ब्रेक्सिट के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो यूके को अब झेलने पड़ेंगे। यूके में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनकी इकोनॉमी वैसे भी सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखती है। ईयू के साथ एसोसिएशन से उनको एक इंडस्ट्रियल डेप्थ मिल रही थी, उनको एक इकोनॉमिक डेप्थ मिल रही थी जो कि अब नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं वहाँ की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा पैसा ख़त्म नहीं करती हैं, ठीक है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके आती हैं। लेकिन अभी जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तभी तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खत्म किया है, थोड़ी एक्स्ट्रा पब्लिक स्पेंडिंग की है। कहीं ना कहीं ओवरऑल यूके और ईयू के सामने बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। इश्यूज के नाम पे आमिर अली साहब ने यहाँ पे कुछ खास बताया नहीं है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और सर्विसेज पे ज़्यादा रिलायंस की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी का कमज़ोर होना ब्रिटेन की, और उनकी पब्लिक सर्विसेज के पास ज़्यादा पैसा ना होना, ये जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे और एक्यूट हो जाएंगे, ऐसा बोलना है आमिर अली जी का। यूके में ईयू को भी बहुत प्रकार से प्रॉब्लम होने वाली है, बट एक्चुअली में किस प्रकार से होने वाली है ये ज़्यादा बताया नहीं है यहाँ पे। आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और आर्टिकल्स आएंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। तो एज सच इस ब्रेक्सिट वाले आर्टिकल में कोई बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको बता दी। फिर बात करते हैं व्हेन आर्ट कम्स टू ऑडियंस। यहाँ पे बात की जा रही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला के बारे में। वैसे तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला हर साल होता है एक सिटी में केरला की, इस बार 4 सिटीज में हो रहा है।
तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है, इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होता क्या है, और आगे आने वाले समय में सिनेमा के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की है। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे। तो टोटल 4 आर्टिकल्स देखेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल है बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बियॉन्ड मॉनिटरिंग चाइनीज एक्टिविटी इन द इंडियन ओशन, इंडियाज इनिशिएटिव कुड हेल्प जनरेट इंटर रीजनल सिनर्जी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरा द्वारा बनाएंगे और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से आप दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पे शुरुआत किससे की गई है? शुरुआत की गई है एक लेजेंडरी मिलिट्री थ्योरिस्ट सुन त्सू से। सुन त्सू साहब एक बहुत ही लेजेंडरी मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, पहले एग्जिस्ट करते थे, आज के मॉडर्न वॉरफेयर की बात नहीं हो रही है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कोई लड़ाई होती है, बैटल होती है, वॉर होता है, तो उसका जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट होता है वो होता है फोर नॉलेज। फोर नॉलेज यानी कि पहले से इस बात की इंफॉर्मेशन होना कि एनिमी क्या करने वाला है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फोर नॉलेज के बारे में आप कैसे पता करोगे। तो फोर नॉलेज को आत्माओं से नहीं निकाला जा सकता, भगवान से नहीं निकाला जा सकता, पास्ट इवेंट से रिलेट करके नहीं निकाला जा सकता, ना ही कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है। ये जो चाइनीज जनरल था सुन त्सू, इसका क्या बोलना था कि फोर नॉलेज को कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स के थ्रू निकाला जा सकता है और उन मैन के थ्रू निकाला जा सकता है बाहर, जो कि एनिमी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब भी बैटल हो रहा होता है, उस बैटल में अपने एडवर्सरी को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने एडवर्सरी को पहचानते हैं और उसको पहले से समझते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को एस्टिमेट कर लोगे या प्रिडिक्ट कर लोगे कि आगे उस एडवर्सरी का क्या स्टेप आने वाला है। और अगर आपको पता है कि उसका क्या स्टेप आने वाला है, उसकी फोर नॉलेज क्या है, आपके पास फोर नॉलेज आ गई है एक बेसिक कि भाई वो क्या स्टेप ले सकता है, तो आप उसके एक्शंस को काउंटर कर सकते हो। ये बोला किसने? सुन त्सू साहब ने। और आज की डेट में ये सब बातें कुछ ना कुछ सही है, और कहीं ना कहीं सुन त्सू साहब का जो बोलना है कि जो फोर नॉलेज है वो बैलेंस ऑफ फॉर्च्यून को वॉर में शिफ्ट कर देगा, ये बात देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आज की डेट में वॉर का जो कंसेप्ट है काफी मॉडर्नाइज हो गया है, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, वॉर का डोमेन केवल फिजिकल या मिलिट्री फाइटिंग से नहीं रह गया है, साइबर फील्ड में भी वॉर हो रहे हैं, बहुत प्रकार के वॉर आज की डेट में, डिजिटल वॉर एग्जिस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे बात की जाए एनिमी एट सी की। जब मैरीटाइम डोमेन में वॉर की बात होती है, मैरीटाइम डोमेन में एक दूसरे को काउंटर करने की बात होती है, समुंदर में आपका एनिमी कौन है इस बात को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वो एक टेररिस्ट भी हो सकता है, वो एक पायरेट भी हो सकता है जो कि आपकी कॉमर्शियल व्हीकल को लूटने आया है, वो एक क्रिमिनल या सी रॉबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो समुंदर में फिशरमैन, पोर्ट वर्कर्स के अलावा इस तरीके के एलिमेंट्स भी बहुत पाए जाते हैं। तो चूंकि हमारे सामने आज की डेट में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने जो काम है ना, वो भी बहुत बढ़ गया है। इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। इनका रिलायंस बहुत हद तक बढ़ गया हाई ग्रेड सेंसर्स पे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, जो कि समुंदर में मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रैक करते हैं, सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रैक करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन इस सिक्योरिटी एजेंसीज के पास रियल टाइम में पहुंचना चाहिए। और अगर ऐसा आप कर पाते हो तो इनहेंस्ड कॉन्शियसनेस के चलते आपकी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, ऐसा ये बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं रिसेंटली हमने ये देखने को मिला है कि जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने इंडियन ओशन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत मेजर स्टेप लिए हैं। जैसे कि इंडियन नेवी ने इंडिया के सर्वेलांस फुटप्रिंट को बढ़ाया है, रडार स्टेशन स्टैब्लिश करके। कहाँ कहाँ रडार स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं? तो मालदीव में स्टैब्लिश किए गए हैं, म्यांमार में स्टैब्लिश किए गए हैं, बांग्लादेश, मॉरिशियस, सेचेल्स, श्रीलंका, हर जगह पे इंडिया ने अपने रडार स्टेशंस को पुटअप किया है। और आप देखिए, इंडिया ने अपने रडार स्टेशंस को पुटअप किया है मालदीव में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, सेचेल्स में, श्रीलंका में। तो एक पूरी की पूरी कोस्टल रडार चेन नेटवर्क बना है। इसका फायदा केवल इंडिया को नहीं है, ये कंट्रीज केवल इंडिया के फायदे के लिए अपने यहाँ पे कोस्टल रडार्स नहीं लगाने देंगे, इन कंट्रीज का भी फायदा है। तो अगर इंडिया का कोस्टल रडार यहाँ पे लगता है, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को एश्योरेंस दी है कि आपकी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई थ्रेट है तो ये रडार आपको भी इंफॉर्मेशन देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कंसेंसस बन रहा है, ओवरऑल यहाँ पे एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ भाई, ये जो रडार स्टेशन का नेटवर्क लगा है ये सभी प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए है, ना कि केवल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब खास बात दोस्तों ये है कि इंडियन नेवी
इस हद तक इतने रडार स्टेशंस को क्यों लगा रही है? म्यांमार, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं खासकर, क्योंकि ये ईस्टर्न फ्रंट में पड़ते हैं, हमारे ईस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ते हैं। इंडियन नेवी का स्पेशल एफर्ट है, इंडियन नेवी प्राइमरली इस बात को जानना चाहती है कि चाइना की क्या एक्टिविटी है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, और खासकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हिसाब से। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हमारे कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जून 2020 में इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी ने गलवान वैली में एक दूसरे के सामने स्टैंड ऑफ किया। हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। तो उसके बाद इंडिया को चाइना पे पूरी तरीके से डाउट आ गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जानता है चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हम पे कहीं से भी अटैक कर सकती है। तो ये कोस्टल रडार्स बहुत तेजी से लगाए गए हैं ताकि अंडमान और ओवरऑल पूरे इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी क्या कर रही है इसके बारे में पता किया जा सके। ठीक है भाई। तो भाई ये जो इंडियन मैरीटाइम प्लानर्स हैं, रिसेंट मंथ में उन्होंने क्या क्या किया है? तो इंडिया की जो P-8I एयरक्राफ्ट है वो भाई जो हमारे आसपास के समुंदर है इंडियन ओशन पे, वहां पे चक्कर मारते रहते हैं, ये देखने के लिए कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी की कहीं नेवी सबमरीन्स तो वहां पे नहीं घूम रही हैं। इंडियन नेवल शिप्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं अंडमान सी में। ओके, ईस्टर्न चोक पॉइंट्स पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे इंडियन नेवी की शिप्स घूमते रहते हैं। ये देखने के लिए कोई मैरीटाइम एडवेंचरिज्म, कोई नई चीज तो बीजिंग करने को नहीं घूम रहा है यहाँ पे, समझ गए? और ये जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसने कोऑपरेटिव सिनर्जी लेके आया है नेबरहुड में। कहीं ना कहीं आसपास की जो 7 इंडियन ओशन की कंट्रीज है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स, इनके साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। कोस्टल रडार तो यहाँ पे लग ही चुका है। और ये जो 7 कंट्रीज हैं ये जल्दी ही अपने लाइजन ऑफिसर्स को प्लेस करेंगे कहाँ पे? इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन इन गुरुग्राम। तो भाई ये जो पूरा का पूरा कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है भाई इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि गुरुग्राम में है, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे। तो वहां पे लाइजन ऑफिसर्स पोस्ट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टेड लाइजन ऑफिसर्स हैं ये समय समय पे अपनी कंट्री को रिपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे पोस्टेड हैं, ये इन्फॉर्मेशन इस रीजन के बारे में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये कंट्रीज भी भाई सेफ एंड सिक्योर फील करेंगी। ये जो इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ना इंडियन नेवी का, यहाँ पे फ्रांस का ऑफिसर ऑलरेडी पोस्टेड है। और जल्दी सुनने में आ रहा है कि 4 और इंडो पैसिफिक नेवीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएसए, ये भी अपने पोजीशन ऑफिसर्स को इस इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में पोस्ट करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज अगर इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम में अपने ऑफिसर्स को पोस्ट कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट नेवल इंफॉर्मेशन हब की तरह निकल के आएगा। कहां पे? ईस्टर्न इंडियन ओशन में। समझ गए भाई? उसके बाद आप देखिए कि केवल यहीं पे इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, इंगेजमेंट और बहुत सी जगहों पे हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली अपना इंगेजमेंट बढ़ा रही है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। कैसे? तो न्यू दिल्ली अपने लाइजन ऑफिसर को प्लेस कर रही है एट रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर RMIFC इन मदागास्कर। ये जो मदागास्कर वाला RMIFC है, रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, इसको बनाया गया किसके अंदर? इंडियन ओशन कमीशन के अंदर। इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्वियसली मेंबर है इंडिया। इंडिया ने इंडियन ओशन कमीशन को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। इसीलिए जो RMIFC है, दिस इज इमर्ज्ड एज अ की सेंटर ऑफ मैरीटाइम इंफॉर्मेशन इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या क्या मैरीटाइम एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से, जहां पे इंडिया एक मेंबर है। इंडिया ने अपना एक मेंबर, एक ऑफिसर पोस्ट कर रखा है EMASOH में, जो कि अबू धाबी में है। क्या बोलते हैं इसको? यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये क्या करता है? ये मैरीटाइम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। पर्शियन गल्फ जहां पे इंडियन ओशन से मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है भाई। अब यहां पे फ्रेंच कनेक्शन क्या है? देखिए इंडियन ओशन में फ्रांस एक मेजर प्लेयर है और कहीं ना कहीं फ्रांस इंडिया के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बना के रखना चाहता है इंडियन ओशन में। इंडिया के साथ फ्रांस ने न्यू दिल्ली में 2019 में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन किया था। इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाने में फ्रांस का एक बहुत मेजर रोल है। और वेस्टर्न इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए
फ्रांस चाहता है कि इंडिया प्रायोरिटी पे इन्वॉल्व हो। फिर चाइना की बात की जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि चाइना इस प्रकार की कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे, और वो न्यूक्लियर सबमरीन्स ऐसी सबमरीन्स होंगी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगी और जो बहुत ज़्यादा साइलेंट होगी। तो ऐसी सबमरीन्स जो ताकतवर भी हैं, साइलेंट भी हैं, उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और रिसेंटली चाइना की जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत प्रोनाउंस हो गई। इसका एक बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल ये है कि एक चाइना का अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल साउदर्न इंडोनेशियन आइलैंड के बहुत पास पाया गया। कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चाइना है वो अंडर वाटर एक्टिविटीज इसलिए करता है ताकि वो जान सके कि कहाँ पे वाटर नेविगेबल है, कहाँ पे नेविगेबल नहीं है, ताकि बाद में जब वो अपनी सबमरीन को इंट्रोड्यूस करें तो उनको पूरे अंडर वाटर आइडिया, जियोलॉजी के बारे में पता हो। तो भाई ना कहीं चाइना की कैपेबिलिटीज को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत है, और इंडिया बढ़ा भी रहा है। इंडिया ने अपनी अंडर वाटर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, खासकर मेरिट, ये जो मलक्का स्टेट और अंडमान एंड निकोबार के आसपास का इलाका है, इसको यहाँ पे इंडियन नेवी ने 2 सी गार्जियन ड्रोन्स लिए हैं लीज पे। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स से। 9 ऑपरेशनल P-8I एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, जिससे वो बे ऑफ बंगाल में घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि भाई बे ऑफ बंगाल में क्या क्या हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 9 और एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में इंक्लूड किए जाएंगे, ये P-8I एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये P-8I एयरक्राफ्ट इंडिया कहां से लेता है? यूएस से लेता है। 6 और लेगा आगे वाशिंगटन के साथ डील करके। कहीं ना कहीं ओवरऑल अपनी कैपेबिलिटीज को मैरीटाइम अरीना में बढ़ाने के लिए इंडिया यूएस से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है और खरीद भी रहा है। इसीलिए इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो इतनी स्ट्रेटेजिक है। जल्दी इंडिया यूएस को नाराज नहीं करना चाहता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि न्यू दिल्ली जापान की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत सी जगहों पे अंडर सी सेंसर्स लगाना चाहता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास, ताकि चाइनीज सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सके। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और सबसे खास बात क्या है इन सब में कि इंडिया ये सब कुछ जो कर रहा है ना, वो केवल अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की वजह से नहीं कर रहा है। इंडिया ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया कोऑपरेशन देना चाहता है किसमें? ट्रांसनेशनल क्राइम इन द लिटोरल्स। इंटरनेशनल वाटर में जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, पायरेट्स के द्वारा, सी रॉबर्स के द्वारा, उनको रोका जा सके। 21 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन में, उनके बीच में वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स हैं। तो भाई जो ट्रेड है, जो कि सामान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो इसी पानी से बहता है। तो इस पानी से बहते हुए सामान की सिक्योरिटी हो सके, इसके लिए मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को डेवलप करना, सेंसर्स को इंस्टॉल करना। इंडिया ने रिसेंटली अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च किया, GSAT-7A। ये जो GSAT-7A है, ये जब पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है वो आसपास की फ्रेंडली कंट्रीज को भी दी जाएंगी। और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? सागर प्रोग्राम के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने सागर प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा प्रोग्राम सागर प्रोग्राम के अंदर कर रहा है, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वी विल बी अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड प्रेफर्ड पार्टनर्स टू ऑल अवर फ्रेंड्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये है, आप देखो इस आर्टिकल को लिखा किसने? इस आर्टिकल को लिखा है अभिजीत सिंह जी ने। ये एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं और सीनियर फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। तो कहीं ना कहीं इनके जो आइडियाज़ हैं वो मैंने रखते हैं। ज़्यादातर हिंदू में जो भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के लिखे जाते हैं। कभी कभी एक दो जब हिंदू के पास आर्टिकल नहीं होते तो बेकार भी छप जाते हैं। ज़्यादातर हिंदू के आर्टिकल्स बहुत अच्छे ही होते हैं। फिर बात करते हैं द परस्यूट ऑफ जूलियन असैंज। द यूएस मस्ट टेक अ मोर बेनाइन व्यू ऑफ विकीलीक्स एंड ड्रॉप असैंज प्रोसिक्यूशन। रिसेंटली एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज ने जूलियन असैंज का जो एक्स्ट्राडिशन है यूएस को, उसे रोक दिया है। कौन से बेसिस पे रोका है? हेल्थ बेसिस पे रोका है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो जूलियन असैंज साहब की मेंटल हेल्थ है वो खराब है, और अगर जूलियन असैंज को अभी के लिए यूके से यूएसए भेजा जाता है तो उनकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ सकती है। यह बोला ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज ने। और कहीं ना कहीं जूलियन असैंज अभी के लिए तो यूएसए नहीं जा रहे। यूएसए बहुत लंबे समय से इस बात को परस्यू कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके जूलियन असैंज को यूएस में लाया जाए। जो जज थी ब्रिटेन की जिन्होंने जजमेंट सुनाया है, वेनेसा बराट, उनका यह बोलना है कि जूलियन असैंज की जो मेंटल पोजीशन है वो इतनी ज्यादा खराब है कि हम उनको यूएस नहीं भेज सकते। उनके अंदर सोसाइटल टेंडेंसीज आ रही हैं। हो सकता है कि यूएस के किसी डिटेंशन सेंटर में अगर वो आइसोलेटेड पड़े हो तो उनकी मौत हो जाए। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जूलियन असैंज के जो सपोर्टर्स हैं, जूलियन असैंज के जो लॉयर्स हैं, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जूलियन असैंज को आप छोड़ दो भाई, उनको आप परेशान मत करो। उन्होंने पब्लिक पर्पस में इंफॉर्मेशन को लीक किया है, तो यू डोंट मतलब आप उनको पेस्टर मत करो।
जो ब्रिटिश जज है उनका यह बोलना है कि मैं एक्स्ट्राडिशन को रोक रही हूं केवल इस बेसिस पे कि जूलियन असेंज को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। उसने सही किया या गलत किया मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं। कहीं ना कहीं जूलियन असेंज को ब्रिटेन से यूएसए भेजा जाएगा ऐसा जज ने बोला, लेकिन जज ने बोला अभी के लिए मैं ये भेजना इसलिए रोक रही हूं क्योंकि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए जूलियन असेंज का जो एक्स्ट्राडिशन कुछ समय के लिए रोका गया है वो केवल हेल्थ बेसिस पे रोका गया है, ना कि इस बेसिस पे कि उन्होंने सही किया या गलत किया। अब सवाल ये उठता है कि जूलियन असेंज ने सही किया या गलत किया। जूलियन असेंज को अमेरिका ढूंढ क्यों रहा है? जूलियन असेंज को अमेरिका इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि जूलियन असेंज के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने मल्टीपल चार्जेस ऑफ ब्रेकिंग एस्पियोनेज लॉज एंड कंस्पायरिंग टू हैक अ मिलिट्री कंप्यूटर हैज रिपीटेडली डिफेंडेड हिज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। देखिए, जूलियन असेंज के ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने यूएस के एस्पियोनेज लॉज को तोड़ा है, इन्होंने एक यूएस के मिलिट्री कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इन्होंने हैक किया भी है। जूलियन असेंज ने अपने डिफेंस में क्या बोला? मैंने जो कुछ भी किया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स ने जो कुछ भी किया है, ये पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म में किया है, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किया है। ओके, यूएस प्रोसिक्यूटर्स क्या बोलते हैं कि जूलियन असेंज ने फॉर्मर यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग की मदद की क्या करने में? टू क्रैक एन इनक्रिप्टेड पासवर्ड एंड डाउनलोड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन द लीकिंग ऑफ विच इंडेंजर्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेस। यानी कि भाई जूलियन असेंज की विकीलीक्स ने चेल्सी मैनिंग, जो कि एक फॉर्मर यूएस आर्मी की इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, इनकी मदद करके एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन यूएस इंटेलिजेंस की डाउनलोड करने की कोशिश की। ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो कि यूएस के इंटेलिजेंस सोर्सेस को खतरे में ला सकती थी। और इसीलिए यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी ये बोला है कि इन्होंने हैकिंग की है और दिस हैकिंग इज पनिशेबल, जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हर कोई यहां पे एक्सेस नहीं कर सकता। जूलियन असेंज क्या बोल रहे हैं? मैंने ये जो कुछ भी किया है ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सच में पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। बात यह है दोस्तों, यहां पे यूएस को प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर। ऑथर बोल रहा है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया भर में गाती फिरती है कि हम लोगों की फ्रीडम को बचाते हैं, हम लोगों की ह्यूमन राइट्स को बचाते हैं, और एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, लोगों की ह्यूमन राइट्स को सामने लेके आ रहा है, उसके पीछे पड़ गया है यूएसए। अमेरिकन मिलिट्री द्वारा किए गए बहुत से वायलेशंस को पॉइंट आउट किया है यहां पे विकीलीक्स ने। विकीलीक्स और मिस मैनिंग ने मिलकर जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे उससे यह पता चला कि जुलाई 2007 में जो डजन इराकीज को मारा गया था वो किसने मारा? वो यूएस की आर्मी ने मारा। टू ड्यूटर्स के स्टाफ को किसने मारा? यूएस की आर्मी ने मारा। उस समय पे तो ऐसा लगा था कि फायर फाइट हुई थी यूएस एयर क्रू के साथ, इसलिए ये लोग मर गए। बाद में विकीलीक्स से एक वीडियो फुटेज आई जिसमें यह पता चला कि यूएस का जो एयर क्रू है वो हंस रहा था 12 इनोसेंट पीपल को मारने के बाद। विकीलीक्स ने यह भी एक्सपोज किया है कि अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस ने हंड्रेड्स ऑफ अफगान सिविलियंस को मारा है अफगानिस्तान में, और ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं यूएसए के ऊपर। और यूएस की आर्मी कभी भी ओपनली इस चीज को नहीं मान सकती। ओपनली मानेगी तो भाई कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म आएगा। ये ऐसे इवेंट्स थे जिनको यूएस छुपाना चाहता था, कारपेट के नीचे दबाना चाहता था, लेकिन विकीलीक्स ने इनको पॉइंट आउट कर दिया। अब यहां पे जो ऑथर लिख रहा है इस आर्टिकल को, उसका क्या बोलना है कि भाई विकीलीक्स ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। नो डाउट उन्होंने पब्लिक सर्विस की है, पब्लिक को ये बता के कि कहां कहां पे यूएस की मिलिट्री गलत काम कर रही है। और अगर आप वॉर के दौरान गलतियां करेंगे और गलतियों को कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो आप उसको सजा देने पे ऊपर क्यों आमादा हो? बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट के चलते विकीलीक्स के पीछे इतना नहीं पड़े थे बैरक ओबामा। सबसे पहले तो आप समझिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज which regulate an establishment of religion or that would prohibit the free exercise of religion or abridge the freedom of speech। याद रखिएगा freedom of speech, the freedom of press, याद रखिएगा the freedom of press, the freedom of assembly or the right to petition the government for redress of grievances। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये 15 दिसंबर 1791 को 15 दिसंबर 1791 को अडॉप्ट किया गया, एंड दिस इज वन ऑफ द 10 अमेंडमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट ये बोलता है कि यूएस की सरकार ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी जो कि एक रिलीजन की स्थापना को रोके, फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन को रोके, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोके, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को रोके। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ने किया, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर था ना।
तो इसको आपको परस्यू नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको परस्यू नहीं किया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसने इस चीज को परस्यू करना शुरू कर दिया और जूलियन असेंज के पीछे पड़ गया। तब यहां पे बोला यह जा रहा है कि जो बाइडेन की सरकार आई है, जो बाइडेन की, इनकी सरकार को सोचना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है कि हम विकीलीक्स को और जूलियन असेंज को परेशान करेंगे, इस अप्रोच को आप रिवर्स करिए। कहीं ना कहीं मिस्टर जूलियन असेंज को जाने दीजिए और मिस्टर जूलियन असेंज के लॉयर्स की जो एप्लीकेशन है ना ब्रिटिश लीगल सिस्टम में कि भाई हम जूलियन असेंज को ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसने सही किया या गलत किया। यहां पे ब्रिटिश लीगल सिस्टम से भी ऑथर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जूलियन असेंज के केस को एक लिबरल तरीके से लो और यूएसए के प्रेशर के अंदर बगल डाउन मत करो। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बाइडेन इस केस को कैसे टेकअप करते हैं। जूलियन असेंज के प्रति और विकीलीक्स के प्रति जो बाइडेन का क्या एटीट्यूड रहने वाला है, इस बात पे चीजें डिपेंड करेंगी। आगे बात करते हैं बिल्डिंग बाय अकॉर्ड बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस सेंट्रल विस्टा शुड बी एबल टू अचीव नेशनल कंसेंसस। तो भैया सेंट्रल विस्टा के बारे में कल ही मैंने आपको करंट अफेयर से बताया था। मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। थोड़ा इसको और खंगालते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, वो 2-1 मेजॉरिटी से आया। 3 जजेस बैठे थे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हियर करने के लिए। एक का नाम था जस्टिस एम खानविलकर, एक का नाम था जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और एक का नाम था जस्टिस संजीव खन्ना। एम खानविलकर साहब और दिनेश माहेश्वरी साहब ने बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से और सरकार की बाकी बॉडीज की तरफ से, जैसे कि दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की तरफ से, हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटीज की तरफ से, ये अप्रूवल सही है और सरकार के पास ये लेवरेज है, ये ताकत है कि वो अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं, अपने हिसाब से किसी प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना यहां पे डिसएग्री कर गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला कि भाई सरकार के पास नो डाउट ये ताकत है कि सरकार इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर सकते हैं, बॉडी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लैंड यूज चेंज कर रहे हो, अगर आप ऐसी कोई स्टेप ले रहे हो जो कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी के थोड़ा अगेंस्ट जा सकता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो स्टेप कंसेंसस से लेने चाहिए, लोगों की मर्जी से लेने चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या खर्चा हो रहा है अभी ये क्लियर नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 13,500 करोड़ का खर्चा होगा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में 971 करोड़ का खर्चा होगा। नो डाउट 2022 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। पुरानी बिल्डिंग कॉलोनियल बिल्डिंग है, तो नए इंडिया के एस्पिरेशंस के लिए एक नई बिल्डिंग होनी चाहिए। ये सारी बातें सही है, नो डाउट ये सारी बातें सही है। लेकिन जब आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें पब्लिक कंसेंसस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जो भी स्टेप ले रहे हो उसमें लोगों का आपको सपोर्ट हो, और यहां पे लोगों का सपोर्ट नहीं दिख रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार स्टेप ले रही है तो सरकार एक इन्फॉर्म्ड कंसेंसस से स्टेप ले सकती है। ऐसा लग रहा है कि सरकार यहां पीछे भाग रही है कि भाई बनाना है बनाना है बनाना है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला कि डेमोक्रेसी में पब्लिक कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तो पब्लिक कंसल्टेशन से क्या होगा कि प्रोजेक्ट के रेशनल के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में उस प्रोजेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, उस प्रोजेक्ट की क्या वर्थ है। तो अगर आप डेमोक्रेसी में लोगों से बात करके इस चीज पे इन्फॉर्म्ड कंसेंसस लेके आओ कि भाई प्रोजेक्ट सही है या गलत है, तो बात ठीक है। अब आप सोचो, लॉजिक लगाओ दोस्तों। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है, नई मिनिस्ट्रीज के लिए जगह बन रही है, इससे आम लोगों की लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आम लोग तो सामने सामने कभी पार्लियामेंट देख भी नहीं पाते हैं। पार्लियामेंट बड़ी बन रही है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नया बन रहा है, नई मिनिस्ट्रीज बन रही है, इसका फायदा केवल बड़े बड़े मिनिस्टर्स को है जो वहां पे जाके बैठते हैं, या फिर वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स से। कल की डेट में आप लोग आईएएस बन जाते हो और आईएएस बन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में बैठते हो, तो आप ही लोग वहां पहुंच पाओगे। आम जनता तो उसको देख भी नहीं पाती। आम जनता तो राजपथ दिल्ली के पास जाती है और दूर से प्रेसिडेंट हाउस इन सब चीजों को देख के वापस आ जाती है। इतनी परमिशन है आम जनता को, उससे आगे जाने की परमिशन भी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना का जो कहना है कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाओ, बट लोगों के साथ डिस्कस करके बनवाओ। लोगों के साथ डिस्कस करने का मतलब नहीं है, सरकार ये बात जानती है। क्योंकि अगर लोगों के साथ डिस्कस करोगे तो ये प्रोजेक्ट तो वैसे भी लोगों के काम का नहीं है। लोगों का क्या काम है भाई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कितने ही लोग जानते हैं इंडिया के। आप में से 99% लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग सामने से नहीं देखी होगी। ज्यादातर लोगों ने किताबों में, पिक्चरों में ही देखी होगी पार्लियामेंट बिल्डिंग, या फिर ऑनलाइन टीवी में देखा होगा। सामने से कितने लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग देखी? हमारी डेली लाइफ में पार्लियामेंट बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमसे पूछोगे कि भाई 20,000 करोड़ रुपए आप खत्म कर रहे हो
इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में क्या सही है? आप बोलोगे क्या सही है भाई, 20,000 करोड़ यहाँ क्यों खत्म कर रहे हो, किसी और चीज में लगाओ, आप यही बोलोगे। सरकार ये बात जानती है, इसलिए सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तेजी से परस्यू कर रही है, ज्यादा पब्लिक कंसल्टेशन कर नहीं रही है। संजीव खन्ना साहब का क्या बोलना है कि भाई पब्लिक कंसल्टेशन करो, इन्फॉर्म्ड कंसेंसस लो। इन्फॉर्म्ड कंसेंसस नहीं लिया जा सकता है, लोगे तो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा ही नहीं कभी। और इस साल तो एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कोरोना का पेंडेमिक आया हुआ है, और कोरोना के पेंडेमिक के चलते हमें दूसरे फील्ड्स में, खासकर हेल्थ फील्ड में रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है। तो जब एक पर्टिकुलर फील्ड में, हेल्थ फील्ड में हमें रिसोर्सेज की ऑलरेडी बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, तो क्यों हम लोग इस बेकार के खर्चे में खर्चा करें? तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। 2 जजेस ने अप्रूवल दे दिया है, 1 जजेस ने डिसेंट किया है। एक जज के डिसेंट करने से कुछ नहीं होता, प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल ही गया है। मोस्ट प्रोबेबली 2022 तक ये जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो ही जाएगा। आप लोग मेहनत करिए, बड़ा आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, तो आप लोग को भी इन बिल्डिंग्स में घुसने को मिलेगा। एक आम आदमी तो वैसे भी कभी यहाँ नहीं जा सकता। समझ गया बात को? तो ये सब चीजें हैं पूरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। When art comes to the audience, holding the International Film Festival of Kerala in 4 cities will reach a wider demography। देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला हो रहा है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला को बहुत सारी जो फिल्मी पर्सनालिटीज है इंडिया की वो सपोर्ट कर रही हैं। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला है वो कब से कब तक होगा? तो दिस विल बी हेल्ड इन फरवरी मार्च 2021। इसको वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल बोला जाता है इन द कंट्री। और खास बात दोस्तों ये है कि ये जो फरवरी मार्च में होने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला है, ये अलग अलग 4 लोकेशंस पे होगा। ये अलग अलग 4 लोकेशंस क्यों रखी गई हैं? दिस इज बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19, ताकि एक जगह पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होकर क्राउडिंग हो जाए, वो सही नहीं है। और केरला में जो लोग अपनी अपनी जगहों के पास है वहां पे जाके वो इस इवेंट को अटेंड कर लें तो ट्रेवल की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला हर साल थिरुवनंतपुरम में होता था, लेकिन इस साल ये थिरुवनंतपुरम के साथ साथ कोच्चि में भी होगा, थलसेरी में भी होगा, पल्लाकाड़ में भी होगा। तो 4 टोटल जगहों पे ये हो रहा है। तो अपने अपने इलाकों में जो पास में लोकेशन है वहां पे लोग जाके इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। तो उनका इवेंट में अटेंडेंस भी हो जाएगा और साथ साथ उनको ज्यादा ट्रेवल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस यहाँ पे देखा गया है। तो केरला के अंदर जो भी फिल्म लवर्स हैं वो आराम से जाके इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिल्म फेस्टिवल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इंडिया में फिल्म फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस बहुत है। फिल्म फेस्टिवल में केवल स्क्रीनिंग नहीं होती फिल्मों की। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अवार्ड दिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स के कुछ बेसिक हिस्सों को चलाया जाता है। तो स्क्रीनिंग तो होती है पिक्चरों की, लेकिन खास बात यह है कि फिल्म फ्रेटर्निटी के और जनरल पब्लिक के लोग इन जगहों पे जाके इकट्ठा होते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं तो वहां बैठ के बातचीत करते हैं, डिलिब्रेट करते हैं। फिल्म मेकिंग की आर्ट को कैसे आगे इवॉल्व किया जाए इसके बारे में बातचीत होती है। जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं वो भी इन जगहों पे जाके ओवरऑल डायलॉग और डिलिब्रेशंस में हिस्सा लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि उनके लिए आगे क्या एवेन्यूज निकल के आएंगे। तो पोटेंशियल फिल्म मेकर्स, पोटेंशियल एक्टर्स, ये सब इन फिल्म फेस्टिवल्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ साथ जब ये फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ना, यहाँ पे इस बारे में भी डिस्कशन होता है कि फिल्मों का एजुकेशनल रोल क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारी सिनेमा में क्या दिखाया जाता है? हमारी सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है। तो हमारी सोसाइटी में जो दकियानूसी ख्यालात हैं, इनको दूर करने के लिए फिल्में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, ये भी दिखाया जा सकता है। फिर कहीं ना कहीं फिल्म फेस्टिवल में केवल इंडिजीनियस इंडिया की फिल्में ही नहीं, जो फॉरेन फिल्में हैं ना, उनको भी शेड्यूल किया जाता है। दुनिया की अलग अलग हिस्सों की इंपॉर्टेंट फिल्में अगर चाहें तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑपरेट कर सकती हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में बहुत सारी फॉरेन फिल्म्स भी आके ऑपरेट करती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं केरला में सिर्फ केरला की इंडिजिनस फिल्में नहीं, दूसरे स्टेट्स की फिल्में, हमारी बॉलीवुड फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में, सबको यहाँ पे फिल्म किया जाता है। सारे फिल्म मेकर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत अलग अलग जनरे के एक्टर्स, फिल्म मेकर्स यहाँ पे आते हैं और वो एक दूसरे के साथ आके बात करते हैं। और यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इस फिल्म फेस्टिवल को एक जगह पे कंडक्ट ना करा के 4 जगह पे कंडक्ट करा के एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि इससे वाइडर डेमोग्राफी को एक्सेस मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरी के वो लोग जो पहले थिरुवनंतपुरम नहीं पहुंच पाते थे, वो पास के इलाके में पहुंच के इस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड कर पाएंगे। ये काफी अच्छी चीज है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और फिल्मों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे बता रहे हैं ऑथर? ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए,
एक साउथ कोरियन डायरेक्टर थे किम की डुक। जब किम की डुक पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में आए थे तो उनको लोगों ने घेर लिया था। बाद में जब इस साउथ कोरियन डायरेक्टर की मृत्यु हुई तो जो मलयाली लोग हैं केरला में वो बहुत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि केरला के जो मलयाली लोग हैं वो इस साउथ कोरियन डायरेक्टर को कितना प्यार करते थे। मतलब ये जो सिनेमा है ना, ये सिनेमा रीजनल बाउंड्रीज, रेशनल बाउंड्रीज सबको तोड़ देती है, ये सबको मिला देती है, और यही सबसे बड़ी चीज है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल कराए जाने चाहिए, लोकली फंडेड फिल्म फेस्टिवल कराने चाहिए जो कि नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, ताकि ज्यादा लोगों तक, ज्यादा एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स तक, ज्यादा फिल्म मेकर्स तक इस तरीके के मैकेनिज्म को पहुंचाया जा सके, ताकि फिल्म मेकिंग की आर्ट को इंडिया में एज अ होल डेवलप किया जा सके। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, इससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब मेरी वीडियोस को और प्रमोट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।